गरीब बहू का जादुई घास का एसी। एक छोटे से गांव में सरिता अपनी बहू और अपने गरीब परिवार के साथ रह रही थी। बेटा, आज हमें ये रात को सारा काम खत्म करना होगा, कल ये सारा ऑर्डर का सामान जाएगा। माँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा था लेकिन घास ही खत्म हो गई। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें जंगल से और घास काट कर लानी होगी। इस समय जंगल में जाने का फायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर रात के समय ही बाहर निकलते हैं। अजय बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अरे माँ जी, हम 2 लोग अगर जाएंगे तो कोई जानवर पास नहीं आएगा, और फिर इतनी जल्दी कोई जानवर हमला नहीं करता। हमें ये ऑर्डर कल देना है, आप ये भी तो सोचिए। लेकिन बहू। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, बस आप बच्चों के पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। अगर ये ऑर्डर नहीं गया तो बच्चों के लिए हम गर्मी से बचने के लिए कूलर भी नहीं खरीद पाएंगे। सरिता की बहू भाविका और उसका बेटा, वो तीनों घास से पंखे कूलर बनाने का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें घास की जरूरत पड़ती थी। वह आधी रात के समय जंगल में जाते हैं। भाविका, जरा से भी हलचल हुई तो मुझे बता देना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगी। अजय और भाविका दोनों ही जंगल में घास काट रहे होते हैं, तब उन्हें झाड़ियों से आवाज आने लगती है। क्या तुमने भी वहां से कोई आवाज सुनी है? हाँ जी, मैंने भी सुनी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस समय आना ठीक नहीं है। चलो देखते हैं उधर क्या है। भाविका और अजय झाड़ियों के पास जैसे ही जाते हैं, उन झाड़ियों के पीछे से एक आदमखोर भेड़िया निकलता है। भाविका, भागो यहाँ से, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक भेड़िया है। अजय और भाविका दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अजय, अब हम लोग क्या करें? कहीं भेड़िए ने हमें खा लिया तो? रुकना मत, बस भागती जाओ। भागते भागते वो दोनों जंगल से किसी तरह बाहर निकल आते हैं और भेड़िया उनका पीछा छोड़ देता है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। रास्ते में चलते हुए आधी रात के समय उन्हें गांव के एक कूड़े के ढेर के पास एसी पड़ा हुआ नजर आता है। अरे देखो जी, यहाँ पर एसी पड़ा है। अरे पता नहीं किसका होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे लगता है किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। मैं तो कहती हूँ इसे लेकर चलते हैं। भाविका अजय को एसी ले जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस एसी को घर ले आते हैं। तुम दोनों तो घास लेने गए थे, ये क्या लेकर आ गए हो? ये हमें रास्ते में पड़ा मिला। जब हम कूलर पंखे बना लेते हैं तो एसी भी बना सकते हैं। इस खराब एसी को छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम घास लेकर आई हो? सरिता के ये बोलने के बाद जंगल की दुर्घटना के बारे में दोनों बताते हैं, जिसे सुनकर सरिता हैरान रह जाती है। अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो तुम दोनों, और साथ में ये कचरा उठाकर ले आए। वह तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कल का ऑर्डर पूरा करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन घास न होने की वजह से उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता और वह ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अगले दिन उनके टूटे फूटे घर के अंदर धूप की किरणें आने लगती हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, घर में पंखा भी नहीं चल रहा है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। पिताजी पिताजी, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमारे घर में एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। बेटा, थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ दिनों में मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं घर के अंदर एक अच्छा सा पंखा लगवा दूंगा। हमारा वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन सुबह में घास ले आई थी मैं। चलिए गांव वालों के कूलर और पंखे में घास लगा देते हैं, उससे कुछ तो पैसे आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। भाविका और अजय दोनों मिलकर पुराने कूलरों के अंदर घास लगा रहे होते हैं और यहाँ घर में राजू दिशा गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं। काश कि हमारे घर में भी कोई एसी होता। तभी दिशा की नजर उसके पिता के लाए हुए एसी के ऊपर पड़ती है। अरे राजू, जरा इसे देखो, लगता है पिताजी हमारे लिए एसी लेकर आए हैं, पर उन्होंने ये एसी अभी तक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एसी खराब है, बस इसीलिए। कल रात तुम्हारे माता पिता को यह कूड़े करकट में मिला था। ये सुनने के बाद राजू इस बात से तो खुश होता है कि उसके पिताजी पुराना ही सही, कम से कम एक एसी तो घर पर लेकर आए। कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। ढोलू ढोलू, कहाँ हो तुम? चलो खेलते हैं। आज मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है, और इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं कर रहा है आने का, क्योंकि मेरे घर के अंदर एसी लगा हुआ है। मैं उसकी ठंडी हवा में ही बैठना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे घर के अंदर भी एसी है? हाँ, और हमारा एसी बहुत अच्छा चलता है, बहुत ठंडा कर देता है घर को।
अब शाम के समय सविता की ठेली पर अचानक ही एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो पुलिस वाला बोलता है, सुनो, सविता तुम्हारा ही नाम है क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम सविता है। बताइए, कोई बात हो गई है क्या? सविता, तुम तो गुपचुप और चाट बेचती हो। मैंने सुना है कि उसमें मिलावट करती हो। बहुत सारे लोगों का तुम्हारा गुपचुप और चाट खाकर पेट खराब हो गया है। कई लोगों की तबीयत तुम्हारी इस चाट को खाने की वजह से खराब हो गई है। इसलिए कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट की है। अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बहुत दिनों से, बल्कि महीनों से ये गुपचुप और चाट बेचती हूँ। कभी कोई भी शिकायत नहीं आई। अगर ऐसा होता तो कोई तो ग्राहक आकर मुझसे इस बारे में शिकायत करता। मैंने अपने गुपचुप और चाट में कुछ भी मिलावट नहीं की है साहब। इसका फैसला तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही होगा। ये सब कुछ मैं तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं बता सकता। तुम्हारे गुपचुप और चाट के सैंपल की जांच भी होगी, तभी पता चल पाएगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। सैंपल की जांच के बाद सब सामने आ जाएगा। इसके बाद में ऐसा कहकर पुलिस वाला सविता को पकड़कर थाने ले जाता है और उसके गुपचुप और चाट के सैंपल का टेस्ट होता है और टेस्ट में वो फेल हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सविता बेचारी जेल के अंदर बिलक बिलक कर रो रही थी। दूसरी तरफ जब सविता की माँ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होती है और खुद से कहती है, मेरी बेटी में तो कोई दोष नहीं था। क्या पता ये पुलिस वाले इसे क्यों ही पकड़ कर ले गए। उसके पिता के जाने के बाद सविता ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। इस घर के मर्द की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। लेकिन अब मेरी बच्ची जेल चली गई है। ना जाने घर का खर्चा कैसे चलेगा। निधि बेटा, अब तो तुझे ही दुकान लगाकर घर के खर्चे को संभालना होगा। सविता की जमानत भी करवानी होगी और उसके लिए पैसे भी तो जुटाने हैं। ये क्या कह रही हो माँ? मैं ठेला लगाऊंगी? मुझे तो धूप में काम करने की आदत नहीं है, तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? और फिर? क्या बेटा, क्या फिर? तू तो जानती है कि सविता अब जेल चली गई है और मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। इसीलिए मैं तो ठेले पर खड़ी नहीं हो सकती ना। अब तो तुझे ही ये सब कुछ संभालना है। घर में तो राशन भी खत्म हो गया है। भला हम लोग भूखे प्यासे कब तक इस तरह अपना गुजारा कर पाएंगे। अब तुझे ही ठेला चलाना होगा। अब उसके बाद निधि के पास कोई जवाब नहीं था। निधि अगले दिन धूप में गुपचुप और चाट का ठेला लगाती है। धीरे धीरे दोपहर के पहर के साथ धूप बढ़ती जा रही थी। निधि को बहुत तेज गर्मी लग रही थी। वो बार बार पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रही थी। आखिर में निधि को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है। बड़ी मुश्किल से निधि खुद ही लड़खड़ाते हुए अपनी आँख को संभालती है और छाव में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मैंने सिर्फ एक दिन ये ठेला लगाया और मेरी इतनी तबीयत खराब लग रही है कि मुझसे ये काम ही नहीं किया जा रहा। और मेरी बेचारी छोटी बहन हर दिन ठेला लगाकर हम लोगों का खर्चा उठाती थी। यहाँ तक कि उसने बड़ी बहन की शादी भी करवा दी। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस वालों को सारा सच बता दूंगी। मेरी गलती की सजा मेरी भोली भाली बहन नहीं भुगतेगी। उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने थोड़े से गुस्से के चलते उसके साथ कितना बुरा कर दिया। इसके बाद निधि पुलिस स्टेशन में जाती है और सारी बातें पुलिस वालों को सच बता देती है। फिर पुलिस वाले उस पर बहुत नाराज भी होते हैं और इंस्पेक्टर निधि को जवाब देता है, अब फिर तो मैं तुम दोनों बहनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा और उसके बाद कोई भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा, समझे? अब जाओ यहाँ से और मेरे कानों तक तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना। चलो जाओ। टीवी पर लगातार बारिश की खबरें दिखाई जा रही थी। सोहन भी मजदूरी का काम करने के लिए शहर गया हुआ था। सोहन शहर के पास एक निचली बस्ती में रहता था। जब उसने घर जाते समय एक दुकान पर खबर सुनी तो वो बहुत डर गया था।
आज की बड़ी खबर कि कई निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है और बताया ये जा रहा है कि पानी में घर डूब चुके हैं और लोग घर से बेघर हो चुके हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी ओर जा रहे हैं ताकि वो बच सकें। भैया ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। भैया मेरा घर भी निचली बस्ती में ही है, इसलिए चिंता हो रही थी। अब मैं चलता हूँ, राम राम। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। मैं सोचता था कि मैं अपने घर की छत को ठीक करवा लूँ, लेकिन कोई मजदूरी ही नहीं देता है इन बारिश के दिनों में। अब मैं क्या करूँ भैया, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। सोहन घर जाता हुआ अपने आप से बातें कर रहा था। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर भी पानी आ गया था। सोहन के पास 100-200 रुपए थे, जिनका वो खाने पीने का सामान घर लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे घर में घुसे पानी को घर से बाहर निकाल रहे थे। गौरी रुको, मैं मदद करता हूँ, 2 बाल्टी मुझे दो। कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो पानी घर से बाहर निकल जाएगा। तुम चिंता मत करो गौरी, अब तो रात का समय है, हम कल सुबह ही शहर चले जाएंगे। वह दोनों लगातार पानी निकालने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ बापू, बारिश रुक गई। अगर बारिश रुक जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शुरू हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लो कुछ खा लो, जब से आए हो तुमने कुछ नहीं खाया है। हाँ, जल्दी सामान बांध ले, हम सभी जा रहे हैं यहाँ से। बहुत पानी आ चुका है बस्ती में, बड़े पुल पे जा रहे हैं। हाँ, बांध रहा हूँ, कुछ खा लूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। अगर ज़रूरत पड़ी तो सामान बांध लूँगा। गौरी जल्दी ही सारा सामान बांध लेती है और सोहन की भी आँख लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसके साथ ही बच्चे सो जाते हैं। सुबह जब गौरी उठकर देखती है तो उनके आसपास पानी ही पानी था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। अरे सोहन जल्दी बाहर निकल, यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, हम नहीं बचेंगे यहाँ पे, जल्दी आ। अरे गौरी जल्दी निकल, बच्चों को लेकर, बाढ़ आ चुकी है यहाँ पे, जल्दी आ। उठो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। गौरी सारा सामान तो भीग चुका है, अभी कुछ भी लेके जाना खतरे से खाली नहीं। तुम जल्दी से की तक पकड़ो, मैं बिट्टू को पकड़ता हूँ। जैसे ही सोहन बिट्टू को पकड़ने के लिए जाता है तभी घर की छत गिर जाती है और घर की छत का एक टुकड़ा बिट्टू को लग जाता है, जिसके कारण उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। तभी गौरी रोने लग जाती है। सोना जी कुछ करो, बिट्टू के सिर से बहुत खून बह रहा है, वो आंखें भी नहीं खोल रहा। घबराओ मत गौरी, मैं कुछ करता हूँ। तभी सोहन वहाँ से चले जाता है और इधर उधर मदद मांगने लग जाता है। भैया जी अगर आप रामपुर जा रहे हैं तो किसी डॉक्टर को भेज देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भैया जी तुम्हें यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, ये निचला इलाका है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता। भैया जी यहाँ पर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, आप पुल तक पहुँच जाइए, क्या पता आपको कोई मदद मिल जाए। हाँ ये ठीक है, क्या पता कोई मदद मिल जाए। हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। सोहन बाढ़ के पानी में तैरकर पुल की ओर जा रहा था। उधर गौरी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था क्योंकि बिट्टू की सेहत बिगड़ती ही जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा था। उधर बाढ़ का पानी भी बहुत तेज़ हो रहा था। जी कहाँ रह गए आप, जल्दी आओ, बिट्टू बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार आया है। हे भगवान इन्हें जल्दी से भेज दो ना। मेरे बच्चे आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? सोहन किसी तरह पुल तक पहुंचता है। उधर भी भागदौड़ लगी हुई थी। भैया यहाँ पे कोई डॉक्टर मिलेगा? अरे नहीं भाई, इस बारिश में हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। हम गरीबों को कोई नहीं पूछता है यहाँ पे। तुम्हें भी यहाँ कोई नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा है। भगवान मेरी मदद करो, रक्षा करो, अब तुम ही हो। तभी एक डॉक्टर वहाँ मोहन को रोते हुए देख रहा था। आशा तुम बच्चों को लेकर कहीं दूर चले जाओ, मैं उस पिता के साथ जा रहा हूँ क्योंकि उसका बच्चा बहुत बीमार है। लेकिन आपकी जान को भी तो खतरा है ना, आप मत जाइए ना प्लीज़। आशा मुझे उसके साथ जाना होगा, उसके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तुम बच्चों